हेमंत सर, गिरिराज जी को इसी बात के लिए मंत्री बनाया गया है क्या कि आप लालू परिवार को टारगेट करिए, तेजस्वी को टारगेट करिए? कपड़ा मंत्रालय का, कपड़ा मंत्री का कपड़ा मंत्रालय, कपड़ा उद्योग से संबंधित कोई एक बयान आज तक सुना है क्या आपने कभी? इतनी बड़ी घटना हुई, अमेरिका ने टैरिफ लगाया, कपड़ा उद्योग ठप हो गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, ऑर्डर कैंसिल हो गए, तमाम लोगों को बाहर कर दिया गया। सुना था क्या गिरिराज शरण सिंह का कोई बयान आया था क्या? देखिए, गिरिराज जी इस बात के लिए नहीं जाने जाते हैं कि वो देश में जो कपड़ा उद्योग है, चाहे देश की जो कपड़ा नीति है, उसके बारे में कुछ कहेंगे। गिरिराज जी सिर्फ नफरत और बिल्कुल भड़काऊ बात बोलने के लिए जाने जाते हैं, और यही उनकी ताकत है, यही उनकी पहचान है। और बीजेपी ऐसे लोगों को तवज्जो देती है, चाहे वो गिरिराज सिंह हो या रमेश बिधूरी हो या संबित पात्रा हो या वो गाली वाले ठाकुर जो हैं वो अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा, इस तरह के लोगों की बहुत लंबी फहरिस्त है जो इसी काम के लिए जाने जाते हैं और इसी काम में लगाए जाते हैं। ये अलग बात है कि उनको सरकार में भी हिस्सा दे दिया जाता है, उनको संवैधानिक पदों पर बिठा दिया जाता है, लेकिन उनकी असलियत जो है वो बिल्कुल नफरती और विभाजनकारी और बिल्कुल ही जातिवादी व्यक्ति के रूप में वो काम करते हैं। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री जी जिस भाषा में बात कर रहे हैं, जैसे घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, देखिए ये बहुत गंभीर मसला है कि हम लोग कितना भी कहें कि चलिए आप 11 सालों से अधिक समय से प्रधानमंत्री हैं, बिहार में 20 सालों से कुछ अवधि छोड़ दी जाए तो आप बीजेपी सरकार में हैं नीतीश जी के साथ, उसके बावजूद घुसपैठियों की बात हो रही है। इसका ये मतलब नहीं है, मतलब ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री क्या झूठ बोलने के लिए जाना जाएगा? क्या इस देश का प्रधानमंत्री विभाजनकारी और नफरती भाषण करने के लिए जाना जाएगा? तो ये लोग जो प्रेरणा लेते हैं वो मोदी जी से प्रेरणा लेते हैं। ये मोदी जी जो बोलते हैं वही उनके लिए एक तरह से संजीवनी का काम करता है, और इसी वजह से संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग कभी त्रिशूल लेकर के निकल जाते हैं हिंदू सम्मान यात्रा करने के लिए। बताइए कि आप मंत्री हैं और आप हिंदू सम्मान यात्रा, बाकी लोगों के सम्मान का क्या होगा? तो इस तरह के लोग जो हैं वो बिहार में आखिरकार, देखिए अभी तेजस्वी यादव की जो यात्रा निकली है, जिन मुद्दों पर वो संवाद कर रहे हैं, माँ बहन सम्मान योजना को लेकर के, बेरोजगारी के सवाल पर, और दूसरी ओर प्रधानमंत्री क्या संवाद कर रहे हैं कि घुसपैठिए जो है वो यहाँ पूरा डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। वो घुसपैठियों, वो नाम भले ही नहीं लेना चाहे लेकिन उनका निशाना मुसलमान है। तो आप बताइए कि प्रधानमंत्री जी को क्या ये लगता है कि इस देश से मुसलमानों को आप निकाल दीजिएगा? तो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल करके एक गोलबंदी करनी है उनको और उस गोलबंदी के जरिए वोट हासिल करना है उनको। बिहार और साथ साथ बंगाल का चुनाव भी नजर आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जो टोन सेट हुआ है बिहार का, उसमें अब वो चीजें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चलने वाली है, जो साफ साफ दिखाई दे रहा है। जो वोटर अधिकार यात्रा हुई, बहुत सारे बुद्धिजीवियों को लग रहा होगा कि अरे नीचे में तो जो जनता है वो तो कह ही नहीं पा रही है कि SIR क्या है, वोट चोरी क्या है। उनको लगता है कि उनको किसी ऐसी जनता से वेट नहीं हो रहा है जो उनको एस्से लिख करके दिखाए SIR पर और वोट चोरी पर। तो लेकिन जब उन जनता को ये पता है कि जिस दिन हमारे पास में वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा उस दिन हमको कोई पूछने नहीं आएगा। तो ये जो संवाद है, ये संवाद स्थापित हुआ है। और आपने खरगे साहब को भाषण वो सुना होगा जब उन्होंने कहा कि आपके पास अगर लोग दौरे चले आते हैं तो इसलिए कि आपको वोट देने का अधिकार है, और एक वोट का अधिकार इस देश में सबको है, उसमें 2 वोट देने का अधिकार किसी को नहीं है। जिस दिन आपके पास नहीं रहेगा आपको कोई पूछने नहीं आएगा। तो ये आप किसी को लगे कि संवाद कैसे होता है, जनता के बीच में नैरेटिव कैसे सेट होता है,
तो वो मुझे लगता है कि शायद इन चीजों को गौर करेगा तब उसको पता चलेगा कि आखिरकार ये नैरेटिव सेट हुआ है। लेकिन दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी को देखिए क्या भाषण कर रहे हैं वो। उनके लिए इतना बड़ा मुद्दा SIR का कोई मुद्दा नहीं है उनके लिए, वो इस बात पर कुछ बोल नहीं रहे। बीजेपी को आज तक बिहार में एक भी ऐसा वोटर नहीं मिला जिसका वोट कट गया हो, जिसको विस्थापित बता दिया गया हो, जिसको ये घुसपैठिया बता दिया गया हो। तो किसी वोटर का क्लेम करने के लिए बीजेपी आज तक सामने नहीं आई। तो ये दोनों डिफरेंसेस बताता है कि आखिरकार बिहार का चुनाव का टोन क्या सेट होने जा रहा है। आप घुसपैठिया रटते रहे, मुझे नहीं लगता है कि घुसपैठिया की रटन जो है उस रटंत विद्या के जरिए बिहार में आप चुनावी ये सेट कर सकते हैं। संकट बहुत बड़ा है, लेकिन ये एक बड़ा दिक्कत ये है यहाँ बड़े मीडिया हाउसेस के साथ, मिनिस्ट्री मीडिया के साथ, जिसको गोदी मीडिया कह लीजिए, मैं तो उसको डॉगी मीडिया कहता हूँ, कि उनके लिए है कि वो कहीं कहीं बहुत तटस्थता दिखाने के लिए कहते हैं कि NDA में भी घमासान है, महागठबंधन में भी घमासान है। लेकिन महागठबंधन में तो मुझे कोई घमासान कहीं दिखता नहीं है। अब कोई कह दे कि तेजस्वी ने कहा है 243 वोट सीटों पर तेजस्वी लड़ेगा। अरे भैया, तो तेजस्वी लड़ेगा तो वो कह रहे हैं कि 243 सीटों पर RJD के लोग हमें देखें। जैसे मोदी जी ने लोकसभा चुनाव में बिहार में कहा था कि आप सिर्फ कमल देखिए और कुछ मत देखिए, कमल देखिए और कुछ मत देखिए। ये तो पहला जुमला उन्होंने शुरू किया था उन्होंने। तो क्या बिहार में सिर्फ कमल चुनाव लड़ रहा था? तो ये है, मुझे लगता है कि बिहार का जो चुनाव इलेक्शन का टोन है वो सेट हो चुका है, उसमें घुसपैठी वाला मुद्दा नहीं चलने वाला है। जी, जैसे जो आपने कहा कि क्या मोदी जी को मुख्यमंत्री बनना है, जाहिर बनना है, लेकिन जो भूमिका वो जिस भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं उसमें साफ साफ ये दिखता है कि उनको अपने कंधे पर ये जो है आपके स्क्रीन पे जो दृश्य है, ये वोटर अधिकार यात्रा का दृश्य, माफ करिएगा, बिहार अधिकार यात्रा का दृश्य है, जिसकी शुरुआत आज तेजस्वी यादव ने की है, जिसका मैंने शुरू में ही जिक्र कर दिया था कि जहानाबाद से इसकी शुरुआत हुई है। वैशाली में ये 20 तारीख को जाकर के खत्म होगी। और इस अधिकार यात्रा में तेजस्वी तमाम मुद्दों पर संवाद करेंगे लोगों के साथ। जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो बाढ़ की समस्या है, इत्यादि इत्यादि, इन सब का खुद तेजस्वी यादव ने आज पटना में इस यात्रा के निकलने से पहले जिक्र किया था, बताया था कि क्यों जो है ये बिहार अधिकार यात्रा लेकर के तेजस्वी यादव निकल रहे हैं। तो ये उसका दृश्य है जो उसको जनसमर्थन मिल रहा है। एक बार फिर से वो दृश्य रिपीट होता हुआ दिख रहा है जो वोटर अधिकार यात्रा को मिला था, जो SIR वोट चोरी के खिलाफ जो यात्रा निकाली गई राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और लेफ्ट के साथ, उस यात्रा को जो समर्थन मिला था उसको, वो समर्थन एक बार फिर से बिहार की जनता रिपीट करती हुई दिख रही है। जी हेमंत सर, जल्दी से अपनी बात पूरी करिएगा, मैं बाकी लोगों को भी चर्चा में लौटूंगा। तो ये जो दृश्य है निश्चित रूप से विपक्ष को उत्साहित करने वाला दृश्य है। और जो वोटर अधिकार यात्रा हुई थी उसमें जो रिस्पांस मिला था, उसमें जिस तरह से लोग आए थे सुनने देखने के लिए, और उसमें ये सवाल भी बहुत सारे मीडिया के द्वारा भी खड़े किए गए थे कि क्या सिर्फ वोट चोरी का मुद्दा या SIR के मुद्दे पर ही चुनाव होगा या अन्य जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा होगी। तो उस समय अब उन मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है जिन मुद्दों को लेकर के सरकार एक तरह से घिरी हुई है, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, भ्रष्टाचार का सवाल हो, बढ़ता हुआ अपराध हो, इन तमाम चीजों को लेकर के। और खास करके जो एक चीज बहुत गौर करने वाली है कि बिहार में जो करप्शन का जो पूरा जो मॉडल सामने आया है वो एक तरह से इंस्टीट्यूटाइज करप्शन है, संस्थागत भ्रष्टाचार, जिसमें कोई ऐसे बहुत कम ऐसे लोग बचे हैं पावरफुल, जो या कह लीजिए जो बहुत ताकतवर लोग हैं सामाजिक पृष्ठभूमि से भी और आर्थिक पृष्ठभूमि से भी, उन सब के पास अपनी एक कंपनी है और उन कंपनियों के जरिए परचेजिंग का धंधा, उन कंपनियों के जरिए मैन पावर सप्लाई का धंधा, उन कंपनियों के जरिए कंस्ट्रक्शन का धंधा, ये सारे धंधे चल रहे हैं। और इसमें बड़े पैमाने पर करप्शन हो रहा है और इसमें बड़े पैमाने पर जो संविदा पर बहालियां हो रही है उन बहालियों में गड़बड़ी हो रही है। अभी हाल में एक बड़ी कंपनी जिसका संबंध ये मंगल पांडे से बताया जाता है, जो उर्मिला इंटरनेशनल है, जो यहाँ
के साथ मिलकर मैन पावर सप्लाई करती है, उनके खिलाफ बड़े करप्शन के चार्जेस, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ी फाइल दी है स्टेट गवर्नमेंट को, और चीफ सेक्रेटरी लेवल पर ये बात पड़ी हुई थी